इससे पहले भी ई इनवॉइस को लेके एक सेशन हुआ था जिसमें आपने उसका जो डोमेन पार्ट होता है उसके बारे में जाना था, ठीक है। तो ये सेशन भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें आप टैली प्राइम में ये किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से आप टैली प्राइम में ई इनवॉइस को जनरेट करेंगे, उसका प्रोसेस को समझेंगे और जानेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस सेशन में डोमेन सेशन को कंप्लीट किया था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करने के बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ई इनवॉइस मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, जो फ्यूचर की क्या है, इनवॉइस होने वाली है आने वाले समय में। जैसा कि हम सभी को पता है कि आने वाले समय में ये ई इनवॉइस क्या हो जाएगा, सभी टैक्स पेयर पे क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन ओवरव्यू क्या है, ये डोमेन वाला पार्ट जो हम लोग ने पिछले सेशन में कंप्लीट किया था, ये उसी के यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो यहाँ से हम फटाफट रिकैप करेंगे क्योंकि इससे पहले सेशन हो चुका है, और रिकैप करने के बाद टैली प्राइम में किस तरीके से ये काम करेगा, कैसे जनरेट करेगा, उसके बारे में जानेंगे। तो अभी क्या होता है पार्टिकुलर यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट इनवॉइस सिस्टम क्या है अभी का, और ई इनवॉइस आने वाले समय में क्या है वो समझिए। अभी क्या है एप्लीकेबल, सभी टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल है, चाहे वो छोटे से लेके बड़े से बड़ा, सभी पे इनवॉइस सिस्टम एप्लीकेबल है। लेकिन ई इनवॉइस क्या है, सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है उन सभी पे 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो चुका है, और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है उन पर 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी टैक्स पेयर बचे हैं उन पे भी 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होने की उम्मीद है। और ये टर्न ओवर किस पे काउंट करेगा, पैन नंबर पे काउंट करेगा, जैसा कि बताया गया था। पैन नंबर पे काउंट करेगा 3 प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 3 साल का लेके जो 17-18 से स्टार्ट होगा। रिपोर्टिंग इनवॉइस, अभी हम लोग क्या करते हैं, इनवॉइस को रिपोर्ट कहाँ करते हैं, जीएसटी पोर्टल पे जाके करते हैं जेसन के माध्यम से। और ई इनवॉइस आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्री सब्सक्राइब्ड स्कीमा टेम्पलेट होगा, उसी टेम्पलेट का यूज करके आपको आईआरपी पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना है, और उसका ऑटो पॉपुलेट आपको दिखेगा जीएसटी रिटर्न्स में जाके। इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN, तो अभी क्या है, एक सीक्वेंस में आप इनवॉइस को अपलोड करते हैं, जीएसटी सिस्टम पे अपलोड करते हैं। बट ई इनवॉइस आने पे क्या होगा, सीक्वेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, आपका डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस पे अपलोड कर पाएंगे, जो कि 64 कैरेक्टर्स का होगा, और पार्टिकुलर इनवॉइस का एक यूनिक IRN नंबर होगा। क्यूआर कोड की बात करें तो अभी किसी भी इनवॉइस में क्यूआर कोड आपने नहीं देखा होगा, तो वो वैलिडेटेड नहीं है। लेकिन ई इनवॉइस की बात, सभी इनवॉइस पे आपका क्यूआर कोड और IRN नंबर मैंडेटरी हो जाएगा, जो कि उस इनवॉइस को क्या करेगा, वैलिडेट। इनवॉइस अमेंडमेंट कैंसिलेशन का क्या है कि फैसिलिटी अवेलेबल ऑन जीएसटी पोर्टल, तो अभी जीएसटी पोर्टल पे फैसिलिटी है जहां पर आप इनवॉइस का अमेंडमेंट कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं। लेकिन ये इनवॉइस में क्या होगा, आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर ही अंदर आईआईपी पोर्टल पे जाके इनवॉइस को कैंसिल करना होगा, ठीक है। तो ये डोमेन सेशन में हम लोग ने देखा था। अब यहाँ पर कुछ मन में सवाल उठते हैं, उन्हीं सवाल का यहाँ पर आंसर दिया गया है। RB2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई आल्सो नीड बी रिपोर्टेड बाय नोटिफाइड पर्सन, तो किसी पर्सन द्वारा कोई इनवॉइस बनाई गई है जो कि B2C है, क्या उसको भी हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा ई इनवॉइस पे, तो इसका आंसर है नहीं। नो, करंटली रिपोर्टिंग B2C इनवॉइस बाय नोटिफाइड पर्सन इज नॉट एप्लीकेबल अलाउड, तो करंट समय में अभी कुछ छूट दिया हुआ है, B2C ई इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ई इनवॉइस सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, B2B के लिए। व्हाट इज एन इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, तो आईआरपी पोर्टल क्या है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP इज द वेबसाइट, एक वेबसाइट है जहां पर आपको अब इनवॉइस को क्या करना होगा, अपलोड करना होगा, रिपोर्ट करना होगा,
जो भी टैक्स पेयर द्वारा बनाई गई है। तो IRP क्या है, एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, जहां पर अब जब भी कोई टैक्स पेयर इनवॉइस बनाएगा उसको वहां पर रिपोर्ट करेगा, अपलोड करेगा। इनवॉइस डिटेल, जैसा कि आपने पिछले सेशन में देखा था, ये ई इनवॉइस की डिटेल है, ये मैंडेटरी है। अगर आप कोई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें सारी डिटेल होनी चाहिए। इज देयर एनी फिक्स पोजीशन प्री सब्सक्राइब बाय द डिपार्टमेंट टू प्रिंट द QR कोड? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या डिपार्टमेंट ने QR कोड के लिए इनवॉइस में एक जगह फिक्स करके रखा है कि इनवॉइस में ये टॉप में आना चाहिए या फिर बॉटम में आना चाहिए या फिर लेफ्ट में या फिर राइट में? इस तरह का मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर क्या है, नहीं। आप QR कोड कहीं भी लगा सकते हैं। इट कैन बी प्रिंटेड एनीवेयर ऑन द इनवॉइस। कोई जगह फिक्स नहीं है, आप लेफ्ट में लगाइए, राइट में लगाइए, टॉप में लगाइए, बॉटम में लगाइए, कहीं भी लगा सकते हैं। What is the maximum number of lines item which can be reported in an invoices? अब मैक्सिमम नंबर क्या होंगे आइटम्स का, अगर हम एक इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने स्टॉक आइटम को ऐड कर सकते हैं? तो ये भी एक क्वेश्चन मन में आया। तो इसका आंसर क्या है, अभी लिमिट क्या है, 1000 तक स्टॉक आइटम को आप वहां पर ऐड कर सकते हैं किसी भी इनवॉइस में। और फ्यूचर में इस पे एनहांसमेंट किया जा सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसको घटाया भी जा सकता है। तो करंट में आपका 1000 स्टॉक आइटम ऐड कर सकते हैं पार्टिकुलर इनवॉइस में। डू आई नीड टू प्रिंट IRN ऑन द इनवॉइस? क्या जरूरी होगा IRN नंबर इनवॉइस में प्रिंट करने के लिए? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर है नहीं। IRN नंबर क्या है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो इनवॉइस में प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते। लेकिन QR कोड आपका क्या है, मैंडेटरी है। और QR कोड के अंदर ही आपका IRN नंबर क्या हुआ है, इम्बेल्ड है, छुपा हुआ है। तो जब भी आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको IRN नंबर दिख जाएगा। तो QR कोड मैंडेटरी होगा, IRN नंबर क्या है, ऑप्शनल है। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ई इनवॉइस इम्पैक्ट ऑन द टैक्स पेयर। तो जैसा कि पहले सिस्टम में कंप्लीट हुआ था ना, इंटीग्रेशन कर दिया गया है टैक्स पेयर ARP सॉफ्टवेयर से गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल हैं, IRP पोर्टल पे, ई-वे बिल पोर्टल और GST पोर्टल पे ना। और इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जा चुका है डिपार्टमेंट से, सभी टैक्स पेयर को नोटिफिकेशन जा चुका है। ठीक है, तो जिनको भी नोटिफिकेशन मिला है, टैक्स पेयर को नोटिफिकेशन मिला है, अगर उनको लगता है कि हमारा टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, IRP के पोर्टल पे जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वो क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपनी फर्म को। फर्म को रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद वो ई इनवॉइस को क्या कर पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे, जो भी उनकी एप्लीकेबल डेट होगी। ये भी कवर हो चुका था। इनवॉइस ऑन द परचेज साइकिल। परचेज साइकिल जो प्रोसेस होता है कि हम परचेज करते हैं, इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई if your vendors need to be e-invoice compliant, having IRN for an invoices will be necessary to claim ITC। अब क्या हो जाएगा, अगर आपको किसी की ITC लेना है तो उस इनवॉइस में IRN नंबर और QR कोड क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसका ITC नहीं ले सकते। वेरीफाई द IRN नंबर एंड QR कोड। और आप उस दोनों नंबर से, चाहे वो IRN हो या भी QR कोड है, उससे आप क्या कर पाएंगे, उस इनवॉइस को वेरीफाई कर पाएंगे कि ये इनवॉइस सही है या फिर गलत है। और उसी से आप पता कर पाएंगे कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको ITC मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मोबाइल ऐप आपको प्रोवाइडेड होगा डिपार्टमेंट द्वारा, जिससे आप उसको स्कैन करके सारी जानकारी फेच कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरत पड़ेगा, B2G, एक्सपोर्ट, रिवर्स चार्ज, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। whether e-invoices is applicable for invoices between two different GSTN under same pen।
तो इसका भी आंसर दिया गया था पिछले सेशन में। अगर एक मेरे पास पैन नंबर है और मैंने मल्टीपल जीएसटी नंबर लेके रखे हुए हैं और हमारा टर्नओवर 100 करोड़ से अबव है, तो क्या सभी पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा? तो आंसर है क्या, नहीं कि यस? क्या इसका आंसर होगा, हाँ या ना? नो होगा सर। आंसर है यस, एप्लीकेबल होगा। मोड ऑफ जनरेटिंग इनवॉइस क्या है? डायरेक्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं आप, एसएमएस के द्वारा, मोबाइल ऐप के द्वारा, ऑफलाइन एक्शन के द्वारा। विल आईआरपी स्टोर अचीव ई इनवॉइसेस? क्या आपका आईआरपी पोर्टल जो आप ई इनवॉइस को अपलोड कर रहे हैं वो डाटा क्या स्टोर करेगा? तो इसका भी आंसर है नहीं। आईआरपी विल ओनली be a pass-through portal which perform prescribed validation on invoice data and generation IAN. It will not store or achieve e-invoice data. जिस तरीके से हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर किसी भी कस्टमर का डाटा स्टोर करके नहीं रखता है, अचीव करके नहीं रख सकता है, उसी तरीके से आईआरपी पोर्टल भी किसी तरह का कस्टमर का ई इनवॉइस का डाटा अपने पास स्टोर नहीं करेगा, वो उसको पास थ्रू कर देगा। तो जहां पर सिक्योरिटी की बात आती है वहां पर किसी का भी डाटा स्टोर करके नहीं रखा जाता है। What are the channel to help and feedback for e-invoices? अगर कोई इनवॉइस को इस्तेमाल कर रहा है, उसको फीडबैक देना है या फिर उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो वो यहाँ से इस ईमेल आईडी से जाके, इस वेबसाइट पे जाके अपना फीडबैक दे सकता है, हेल्प ले सकता है। अदरवाइज वो ईमेल आईडी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो माध्यम है, वेबसाइट है आपके पास और ईमेल आईडी है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो यहाँ से हम इसको स्किप करते हैं। टेक्नोलॉजी इज द की, क्या है? एफर्टलेस जनरेट ऑफ ई इनवॉइस। टैली प्राइम से बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना किसी एक्स्ट्रा काम के आप ई इनवॉइस को 2 सेकंड के अंदर जनरेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मल बिलिंग करते हैं वैसे ही आपको करना है और 1 सेकंड के अंदर आपका ई इनवॉइस क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। फास्टर जनरेशन होगा बल्क इनवॉइस का। अगर आप एक एक करके नहीं करना चाहते हैं, दिन भर में आपने इनवॉइस को क्रिएट किया और शाम को सभी इनवॉइस को एक साथ अपलोड करना चाहते हैं, तो बल्क इनवॉइस का भी फ्लेक्सिबिलिटी है। क्विक जनरेशन है, आप ई इनवॉइस के साथ ई वे बिल को भी बड़ी आसानी से जनरेट कर सकेंगे वहीं से। क्विक एंड इजी एक्सेस होगा ई इनवॉइस डाटा इंफॉर्मेशन का। अगर ई इनवॉइस का डाटा इंफॉर्मेशन पिक करना है, गेट करना है, तो एक ही क्लिक में वो सारी इंफॉर्मेशन को आप क्या कर पाएंगे, गेट कर पाएंगे। स्मार्ट वैलिडेशन फॉर इंश्योरिंग कंप्लाइंस। जीएसपी रोल हमने नहीं समझा था, तो यहां से इसको स्किप कर रहे हैं। देन व्हाट यू नीड, simple and powerful integration system to generate e-invoice without disrupting the business process। तो टैली प्राइम में इतना सिंपल प्रोसेस को बनाया गया है और इतना पावरफुल इंटीग्रेटेड सिस्टम लाया गया है कि एक ही क्लिक में ई इनवॉइस क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा और आप भी अभी इसको क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे ना। अब स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम रिलीज 1.1 सॉफ्टवेयर में किस तरीके से काम करेगा वो देखते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले किसी के मन में कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो यहां से आपके मन में क्वेश्चन आने चाहिए। हर पीपीटी के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसी समय आप हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज लास्ट में भी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो पहला यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, effortlessly generate e-invoice using Tally GSP। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टैली प्राइम में बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी एक्स्ट्रा काम के आप ई इनवॉइस को जनरेट कर पाएंगे यूजिंग टैली जीएसपी के माध्यम से, जो कि सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा कोई फाइल वहां पर नहीं डालना है, सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड है। किस तरीके से काम करेगा, चलिए
उसको देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। और प्राइम इतना स्मार्ट है कि वो जिस भी इनवॉइस के अगेंस्ट में ई इनवॉइस को जनरेट करना होगा तो वहां पर आपको एक मैसेज शो कर देगा कि यहाँ इसका ई इनवॉइस बनेगा। तो आपको चीज़ों को याद भी नहीं रखना है, किस तरह का टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है ये आप पिक करेगा, उसी हिसाब से वहां पर वो ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए इसको देखिए कैसे प्राइम में ई इनवॉइस को जनरेट करेंगे। सिंगल इनवॉइस अपलोड जो प्रोसेस रहेगा, तो यहां से आप पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे जैसे नॉर्मल बिलिंग करते हैं। देखिए सेल वाउचर है और पार्टी का डिटेल, कंसाइन डिटेल आप यहां पर फिल कर देंगे। देन उसके बाद यहां पर आप स्टॉक आइटम को चूज करेंगे कि क्या बिल कर रहे हैं। गो डाउन सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी एंटर करेंगे और रेट को डिफाइन करेंगे। रेट को डिफाइन करने के बाद सेल लेजर टाइप सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल। अब ये देखिए जो भी आपने ये इनवॉइस रिकॉर्ड किया है इसके अगेंस्ट में क्या बनेगा, ई इनवॉइस अगर आप बनाना चाहते हैं करंट समय में तो आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पर बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस फिल करना होगा। दोनों सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, यहां से सेव किया, देखिए पूछ रहा डू यू वांट टू जनरेट इनवॉइस, क्या आप इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं, तो यस किया। यस करने के बाद आप यहां पर देख रहे होंगे ई इनवॉइस लॉगिन का एक ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर आपकी फर्म का जीएसटी नंबर दिखाई देगा, जो भी आपकी फर्म है सुरभि हार्डवेयर्स, और यहाँ पर आप यूजर नेम डालेंगे। देन उसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे, कहाँ का, आईआरपी पोर्टल का। तो वन टाइम आपको यूजर नेम पासवर्ड देना है, उसके बाद 6 घंटे के लिए आपका पासवर्ड आपके सिस्टम में सेव रहेगा। तो यहाँ से मैंने यूजर नेम दिया आईआरपी पोर्टल का, उसके बाद पासवर्ड मैंने एंटर किया। और इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया मैंने, और ये देखिए क्या हो गया, आपका ई इनवॉइस जनरेट हो गया। 2 सेकंड लगे होंगे मुश्किल से, बस यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन करना है और आपका ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रीव्यू भी दे सकते हैं, तो मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया और आप देखेंगे कि आपका ई इनवॉइस क्या हो गया, जनरेट हो गया। ठीक है, जहां पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा है और क्यूआर कोड के साथ आपको ये आईआरएन नंबर भी दिख रहा है। तो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आपने देखा, एक सिंपल क्लिक करने से क्या हो गया, आपका ई इनवॉइस जनरेट हो गया। मेक एवरीडे सिंपल। तो ये था रियल टाइम पे कैसे आप ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं प्राइम सॉफ्टवेयर से। नाउ अब ये आपने समझ लिया कि रियल टाइम में इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी समय आपको जनरेट करना है। तो अभी आपने देखा कि क्या प्रोसेस है, इनवॉइस डिटेल फिल करना है, सेव करना है, पूछेगा डू यू वांट टू ई इनवॉइस जनरेट, यस कर देंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे और जनरेट हो जाएगा 2 सेकंड के अंदर। अब सेकंड यहाँ पर स्लाइड क्या कह रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी टू सेंड इंडिविजुअल सेलेक्टिव बल्क इनवॉइसेस टू आईआरपी पोर्टल। तो सॉफ्टवेयर में ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दे के रखा हुआ है कि आप किसी भी इनवॉइस को इंडिविजुअल भी अपलोड कर सकते हैं, पार्टिकुलर किसी इनवॉइस को सेलेक्ट करके भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर बल्क में भी अपलोड कर सकते हैं। अब ये कहाँ पर यूज होगा, सपोज एक मेकर है जो कि सिर्फ एंट्री को रिकॉर्ड करता है और उसको परमिशन नहीं है ई इनवॉइस जनरेट करने का, तो वो क्या करेगा, सुबह से लेकर शाम तक सारी एंट्री को क्या करता रहेगा, रिकॉर्ड करता रहेगा। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद फिर जो
उनके सीनियर होंगे जो चेकर होंगे उस इनवॉइस को वैलिडेट करेंगे और एंड ऑफ डे में उस इनवॉइस के अगेंस्ट में क्या करना होगा, इनवॉइस को रजिस्टर करना होगा। तो ऐसे में या तो हम बल्क में कर सकते हैं, एक साथ सभी इनवॉइस को अपलोड कर सकते हैं आईआरपी के पोर्टल पे, या फिर पार्टिकुलर इनवॉइस को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है हमारे सॉफ्टवेयर में। अब देखते हैं इसका वीडियो ये किस तरीके से काम करेगा। बल्क अपलोडिंग, तो यहां से गोटू पे जाएंगे। गोटू पे जाने के बाद आप यहां पर टाइप करेंगे ई इनवॉइस, तो आप ई इनवॉइस की रिपोर्ट पे पहुंच जाएंगे और यहां पर देखिए पेंडिंग जनरेशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 4 इनवॉइस का हमको ई इनवॉइस जनरेट करना है, इसलिए पेंडिंग है। फिर उसके बाद एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे, फिर सेंड फॉर ई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर सेंड बटन दबाते हैं तो चारों एंट्री एक साथ अपलोड हो जाएगा, और यदि आप कुछ एंट्री को क्या करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो एक एक करके सिलेक्ट करेंगे और एक एक करके भी कर सकते हैं। तो तीनों फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 एंट्री को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया और सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए अब मैसेज दिख रहा है IRN जनरेशन 2 और यस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड डिफाइन करेंगे। ये ट्रायल मोड पे चल रहा है इसीलिए दोबारा ये यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, अदरवाइज एक बार डालेंगे 6 घंटे के लिए सेव हो जाएगा, फिर आपको ये यूजर नेम पासवर्ड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपकी इनवॉइस क्या हो गई, IRP की पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो गया और जब आप इसका प्रिंट देखेंगे तो QR कोड भी दिखाई देगा और IRN नंबर भी दिखाई देगा। अब इसी तरीके से अगर आप इन दोनों को भी करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेंड बटन पे क्लिक कर दीजिए, यस करिए और देखिए पासवर्ड नहीं मांगा और ये क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा IRP के पोर्टल पे और इनवॉइस आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। इतना समय लगेगा ना, वीडियो हमारा पॉज हो जाता है पता नहीं क्यों किसी कारण से। तो अब यहाँ पर देखिए आएंगे तो आपको जो पेंडिंग करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा था वो यहाँ से हट जाएगा और IRN जनरेटेड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम। तो ये 4 इनवॉइस जो पेंडिंग में था वो हमने क्या कर दिया, विद इन 2 सेकेंड के अंदर उस इनवॉइस को रजिस्टर कर दिया और IRN नंबर क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। देन उसके बाद इसी पे आके अब एंट्री एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप Alt F1 का यूज करेंगे तो सभी इनवॉइस का आप IRN नंबर देख पाएंगे। ये देखिए। अरे संदीप जी स्क्रीन नहीं आ रही है। आ रही है, एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करिए। ओके। सभी को स्क्रीन विजिबल है ना? अरे कम से कम ये तो हाँ या ना में बोल दिया। विजुअल है सर। ओके ओके थैंक यू। तो यहाँ से Alt F1 करेंगे तो आप सभी इनवॉइस का IRN नंबर देख पाएंगे और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो QR कोड और IRN नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितना समय लगा होगा, 1 से 2 सेकंड लगा और आपने बल्क में इनवॉइस को अपलोड कर लिया, पार्टिकुलर किसी इनवॉइस को सेलेक्ट करके भी अपलोड कर लिया और आपका ई इनवॉइस क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। नाउ तीसरी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें कि एफर्टलेसली जनरेट ई इनवॉइस along with e-way bill if applicable। अब यदि कोई मेकर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है जिसमें
ई इनवॉइस तो एप्लीकेबल है, साथ ही साथ में ईवी बिल भी एप्लीकेबल है क्योंकि वो 50,000 से ज़्यादा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में वो आईआरपी के पोर्टल से दोनों चीज को जनरेट कर सकता है, ई इनवॉइस को भी जनरेट कर सकता है, उसके साथ साथ ईवी बिल को भी जनरेट कर सकता है। इसके लिए वो नॉर्मल ईवी बिल के पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे होगा, चलिए उसका वीडियो देखते हैं। तो ई इनवॉइस विथ ईवी बिल वाउचर फ्लो। तो यहां से एक सेल वाउचर को चूज किया मैंने, वाउचर नंबर डिफाइन किया, उसके बाद पार्टी का नाम सिलेक्ट किया मैंने, कांति हार्डवेयर्स, और पार्टी डिटेल्स जो भी ऐड करना था ऐड किया, सेलेक्ट का सेल का लेजर चूज किया मैंने, आइटम ऐड किया, क्या बिल कर रहे हैं इसे, गो डाउन, क्वांटिटी एंड डेट डिफाइन किया। और यहां पर आप देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई कि प्रोवाइड जीएसटी ईवे बिल एंड ई इनवॉइस डिटेल, क्योंकि इसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। तो यहाँ से आपने यस किया। अगर आप दोनों चीज एक साथ में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर ईवे बिल का डिटेल सारा फिल करना होगा, उसका एड्रेस, पिन कोड, प्लेस, ये सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल, ये हम क्या करेंगे, मैनुअल सब फिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम चीजों को फिल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन आईडी एंटर करेंगे, उसके बाद व्हीकल नंबर एंटर करेंगे, किस गाड़ी से माल जा रहा है, बिल टू प्लेस, शिप टू प्लेस ऐड करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपसे पूछेगा डू यू वांट टू इनवॉइस जनरेट विद ईवे बिल, यस कर देंगे। और ये देखिए 2 सेकंड के अंदर आपका ई इनवॉइस एंड ईवे बिल दोनों जनरेट हो गया सक्सेसफुली। फिर यू पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ईवे बिल भी आ गया, एक 1 मिनट, यहाँ पर देखिए आपका ईवे बिल भी आ गया और ई इनवॉइस का जो डिटेल है, क्यूआर कोड, आईआर नंबर भी आ गया। तो 2 सेकंड के अंदर दोनों चीज आपने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। अब इसके बाद आप नॉर्मल इनवॉइस पे जाके अगर चेक करेंगे कि आपका डिटेल वहां फिल हुआ या नहीं, तो उस एंट्री को पेजअप करेंगे, एंट्री वापस आ जाएगा। फिर कंट्रोल आई मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे ई इनवॉइस डिटेल, देखिए लास्ट में दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, आईआर नंबर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से ईवे बिल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका ईवे बिल नंबर भी अपडेट हो जाएगा, आपको मैनुअल एंटर करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके प्राइम सॉफ्टवेयर में। क्लियर, मेक एवरीडे इज सिंपल। तो ये 3 फ्लेक्सिबिलिटी आपने समझा। अब यहाँ पर एक और फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी टू जनरेट ऑफलाइन जेसन टू हैंडल एक्सीजेंसी सिनेरियोज। अब ये भी कभी कभी हो सकता है कि जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं अचानक से उसमें से इंटरनेट चला जाए या फिर हमारा सिस्टम आउट ऑफ सर्विस हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाएगी तब आप क्या कर सकते हैं, टैली प्राइम से जेसन में उस फाइल को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सपोज कंप्यूटर ए में काम कर रहे थे और उसी समय हमें ई इनवॉइस का जरूरत था, रिक्वायरमेंट था। तो ऐसे में हमारा नेट चला गया या फिर हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो हम टैली प्राइम से उस इनवॉइस के अगेंस्ट में जेसन को एक्सपोर्ट कर लेंगे और उस एक्सपोर्ट फाइल को किसी अदर सिस्टम पे जाके, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, किसी अदर सिस्टम पे जाके
उस फाइल को अपलोड कर देंगे डायरेक्ट आईआरपी के पोर्टल पे। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर? तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब ऐसे में क्या होगा कि सपोज ये कंप्यूटर ए है, ये इस पे आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो आपने इससे क्या किया, जेसन फाइल को एक्सपोर्ट किया और कंप्यूटर बी मान लेते हैं यहाँ पर है, और इस कंप्यूटर बी से आपने आईआरपी के पोर्टल पे रजिस्टर कर दिया, तो आपका क्यूआर कोड और आईएन नंबर जनरेट हो गया। लेकिन इस सिस्टम पे कैसे आएगा, तो उसके लिए भी आगे स्लाइड है। आप आईआरपी पोर्टल से सीधा इस इंफॉर्मेशन पे क्या कर सकते हैं, पिक भी कर सकते हैं, तो वो भी अभी आप देखेंगे। नाउ ई इनवॉइस रिपोर्ट टू गेट अ बर्ड्स आई व्यू। ई इनवॉइस की रिपोर्ट आपको सिर्फ एक ही व्यू में मिल जाएगा, एक ही स्क्रीन पे सारी चीजों को आप देख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नो द स्टेटस ऑफ ईच इनवॉइसेस जनरेटेड, कैंसल, रिजेक्टेड, IRN ETC वाया IRN रजिस्टर। ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके सॉफ्टवेयर में है। अगर आप किसी इनवॉइस का, पार्टिकुलर इनवॉइस का या फिर सिंगल इनवॉइस का स्टेटस देखना चाहते हैं कि कितना जनरेट हुआ है, कितना कैंसिल है, कितना रिजेक्टेड है, ET एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कहां से, IRN रजिस्टर पे जाके। ठीक है, तो गो टू करेंगे, गो टू क्लिक करने के बाद क्या सर्च करेंगे, ई इनवॉइस। ई इनवॉइस करने के बाद आपका ई इनवॉइस का रिपोर्ट आ जाएगा। तो राइट में एक ऑप्शन दिखाई देगा IRN रजिस्टर, वहां से क्लिक करके आप सभी इनवॉइस का क्या जान सकते हैं, स्टेटस जान सकते हैं। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। नाउ नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जनरेट IRN फॉर पेंडिंग इनवॉइसेस। तो यहाँ पर जो आपकी पेंडिंग इनवॉइसेस है उनको भी आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर कौन सा सिनेरियो बैठेगा, जो इससे पहले बताया कि एक मेकर है, वो सिर्फ एंट्री को रिकॉर्ड करता है, उसको परमिशन नहीं है ई इनवॉइस को जनरेट करने का। तो मेकर क्या करेगा, उस एंट्री को रिकॉर्ड करेगा, और जो चेकर है जो उस एंट्री को वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के बाद वो लास्ट में भी इनवॉइस को क्या कर सकता है, अपलोड कर सकता है आईआरपी के पोर्टल पे। तो यहाँ पर उसी पेंडिंग इनवॉइस की बात हो रही है। ये भी अभी आप देखेंगे वीडियो में कैसे काम करेगा। नाउ सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास क्या मौजूद है, अपडेट IRN फॉर द इनवॉइसेस जनरेटेड फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर। अब बहुत से कस्टमर मार्केट में आपको ऐसे मिलेंगे कि वो अकाउंटिंग के लिए टैली प्राइम यूज कर रहे हैं, टैली यूज कर रहे हैं, लेकिन बिलिंग के लिए कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका ये टैली प्राइम हेल्प करेगा। तो अकाउंटिंग यहाँ पर करिए, बिलिंग अदर सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं, तो अदर सॉफ्टवेयर से जेसन का जो भी प्रोसेस है आईआरपी पोर्टल पे, वो क्या करेगा, आईआरपी पोर्टल पे रजिस्टर करेगा, और वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आने के लिए आप इसी सॉफ्टवेयर पे आएंगे और एक बटन प्रेस करना होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन को आईआरपी पोर्टल से क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में मौजूद है। नाउ गेट IRN for the IRN manually generated invoices, IRN rejected invoices, invoices for which QR code is deleted or corrected। जो इससे पहले अभी बात हो रही थी कि पेंडिंग इनवॉइस को अपलोड कर दिया, ऑफलाइन जेसन के माध्यम से अपलोड कर दिया, तो वो सारी इंफॉर्मेशन को आप क्या कर पाएंगे, गेट कर पाएंगे। तो जैसे गेट IRN पे करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आईआरपी पोर्टल से आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। तो जिसे आप मैन्युअली क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और जो भी आपका करप्टेड फाइल है वो आपका डिलीट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। नाउ कैसे वो वर्क करेगा, अब इस वीडियो में समझने की कोशिश करिए। गेट IRN फ्लो, जो अभी तक बात हो रहा था कि कैसे काम करेगा, तो उसके लिए हम जाएंगे गो टू ऑप्शन पे, ई इनवॉइस रिपोर्ट पे जाएंगे और सर्च करेंगे ई इनवॉइस।
हाँ चलो, गेट आयरन फ्लो, गो टू पे क्लिक किया। गो टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे ई इनवॉइस, तो आपको ई इनवॉइस रिपोर्ट पे ले जाएगा। देखिए आ गया, और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अगर रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम, अगर कोई इनवॉइस आपने अपलोड किया है आईआरपी के पोर्टल पे, अगर वहाँ से भी कोई इनवॉइस रिजेक्ट है, वो इसका स्टेटस यहाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद है वाउचर चेंज आफ्टर आईआरएन जनरेशन। हालांकि इसको अभी आगे स्लाइड में कवर करेंगे, लेकिन एक बार बता देते हैं, अगर आपने टैली प्राइम से एक बार ई इनवॉइस को जनरेट कर लिया है और उसके बाद कोई अदर पर्सन आके, यूजर आके उस वाउचर को चेंज करता है, तो उसका भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी इनवॉइस को चेंज किया गया। अब यहाँ पर आईआरएन क्या है, जनरेटेड मैनुअली है, और आईआरएन क्या है, कैंसल है। तो यहाँ पर जो मैनुअली अपलोड किया गया है, जैसे कि जेसन फाइल को लेके एक्सपोर्ट कर दिया गया या फिर अदर सॉफ्टवेयर से अपलोड कर दिया गया, तो आईआरपी के पोर्टल से कैसे इंफॉर्मेशन को पिक करेंगे वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक इनवॉइस है जो ऑफलाइन जेसन के माध्यम से किया गया होगा या फिर अदर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया होगा। तो यहाँ पर आके एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखा है गेट आईआरएन इंफॉर्मेशन। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, आईआरपी के पोर्टल से इसके अगेंस्ट भी जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। और ये देखिए आपकी सक्सेसफुली इनवॉइस क्या होगी, अपडेटेड हो गई। यहाँ पर 1 लिख के आ गया, अपडेटेड हो गया। तो यहाँ से जो अपडेट हो जाएगा वो यहाँ से चला जाएगा, और आपका ये देखिए यहाँ पर शो करने लगा आईआरएन जनरेटेड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम। और आप इसको ऑल्ट F1 से डिटेल में भी देख पाएंगे, और आप इसको जब प्रिंट करेंगे तो आपको आईआरएन नंबर भी मिलेगा और क्यूआर कोड भी देखने को मिलेगा। यहाँ से मैंने इसको प्रिंट किया, प्रीव्यू पे क्लिक किया, और आप देखिए आपका क्यूआर कोड भी आ गया और आईआरएन नंबर भी आ गया। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को क्या कर सकेंगे, पिक कर सकेंगे। क्लियर? तो ये था आपका फ्लो गेट आईआरएन नंबर इंफॉर्मेशन को पिक करने का। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई ई इनवॉइस विच वेयर मॉडिफाइड। जो अभी बात हो रहा था कि आप पार्टिकुलर इनवॉइस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे यदि आपने कोई ई इनवॉइस को जनरेट कर लिया है और उसके बाद कोई भी पर्सन उस इनवॉइस को ओपन करके कुछ भी मॉडिफाई करना चाहता है या फिर कर देता है, रेट को लेके, क्वांटिटी को लेके, तो उस इनवॉइस को आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे ई इनवॉइस रिपोर्ट पे जाके। नेक्स्ट हमारा क्या है, आईआरएन कैंसिलेशन ड्यू टू डुप्लीकेट एंट्री, डाटा एंट्री, मिस्टेक, ऑर्डर कैंसिल ईटीसी। आईआरएन कैंसिल करने का प्रोसेस क्या होगा कि सपोज आपने एक एंट्री को रिकॉर्ड किया और गलती से आपने आईआरपी के पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया, बाद में आपको पता चला ये तो डुप्लीकेट एंट्री थी या फिर गलती से कर दिया या फिर ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो फिर आईआरपी के पोर्टल से कैंसिल कैसे करेंगे आईआर नंबर को। तो उसके दो सिनेरियो हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। तो अगर आप पहले केस को फॉलो करते हैं तो इस पहले केस में क्या होगा, आईआरएन नंबर कैंसिल करना होगा पोर्टल पे जाके, आईआरपी पोर्टल पे जाके, देन उसके बाद आपको अपनी बुक पे कैंसिल करना होगा जहां पर आप मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, तो पहले पोर्टल पे जाके करना होगा, उसके बाद आपको अपनी बुक्स पे आके करना होगा। सेकंड क्या है कि अगर आप प्राइम यूज कर रहे हैं तो कैंसिल करिए आईआरएन नंबर इनवॉइस के अगेंस्ट में, सॉफ्टवेयर में कैंसिल करिए और उसको भेज दीजिए
सेंड टू आईआरपी के पोर्टल पे भेज दीजिए कैंसिल करने के लिए। सेकंड आप यूज कर सकते हैं। अब कैंसिलेशन कैसे काम करेगा इसको समझिए कि सपोज आपको कोई इनवॉइस कैंसिल करना है जनरेट करने के बाद, तो यहाँ से हम जाएंगे गो टू ऑप्शन पे, ई इनवॉइस रिपोर्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दो इनवॉइस हमारी क्या है जनरेट है जो गलती से हो गई थी। अब इसी इनवॉइस को हमको क्या करना है कैंसिल करना है। तो इस पे जाके हम एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। जिस भी इनवॉइस को कैंसिल करना चाहते हैं सेलेक्ट करिए और कैंसिल आईआर नंबर पे क्लिक करिए। उसके बाद अपडेट कैंसिलेशन पे कर देंगे तो रियल टाइम तुरंत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है मार्क एज कैंसिल। दोनों में डिफरेंट क्या है कि आपने इसको सेलेक्ट किया और कैंसिल आईआर नंबर पे क्लिक कर दिया, तो यदि आपको कंफर्म है कि कैंसिल करना ही करना है तो अपडेट कैंसिलेशन पे क्लिक करके 1 सेकंड के अंदर उस इनवॉइस को क्या कर देंगे रियल टाइम में कैंसिल कर देंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पर आए और अभी आपको कैंसिल नहीं करना है, बाद में कैंसिल करना है आफ्टर जो भी आपके सीनियर है जो भी आपके चेकर है परमिशन लेने के बाद, तो आप उस एंट्री को क्या कर सकते हैं मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या किया जा रहा है मार्क किया जा रहा है। तो मैंने इस एंट्री को कैंसिल नहीं किया, क्या कर दिया मार्क कर दिया। तो जैसे ही इसको मार्क कर देंगे तो ये मार्क हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखने लगेगा मार्क एस आईआरएन कैंसिल। तो ये एंट्री क्या हो गई मार्क हो गई, मैंने अभी कैंसिल नहीं किया है। अब इससे हम बाहर निकलते हैं। ये तो मार्क वाला प्रोसेस आपने समझ लिया। अब इससे बाहर निकलते हैं, दूसरी वाली इनवॉइस पे जाते हैं। यहाँ पर गए एंटर बटन प्रेस किया और यहाँ से आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद अपडेट कैंसिलेशन पे क्लिक करेंगे रियल टाइम कैंसिलेशन। तो यहाँ पर आपको रीजन बताना पड़ेगा कि ये क्यों कैंसिल करना चाहते हैं और रिमार्क एक मैसेज आपको लिखना होगा। और ये आपका इनवॉइस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ से इनवॉइस आपका कैंसिल हो गया। अब जो आपने मार्क किया था उसको भी आपको कैंसिल करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे इस एक्सचेंज बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेंड फॉर ई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने मार्क किया था कैंसिलेशन करने के लिए वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगा और आप उसको सेंड कर देंगे आईआरपी के पोर्टल पे। यस किया। और आपका ये इनवॉइस क्या हो गया कैंसिल हो गया। यस करने के जस्ट बाद ये सेकंड वाला इनवॉइस भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए आपका दोनों इनवॉइस क्या हो गया कैंसिल हो गया क्योंकि ये कैंसिल बकेट में आ गया। एक डायरेक्ट पोर्टल से किया गया है और एक मार्क करके इनवॉइस को भेजा गया। वीडियो क्यों पॉज रहता है देर देर। क्लियर। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम से ई इनवॉइस को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनवॉइस रिजेक्टेड बाय आईआरपी पोर्टल, अंडरस्टैंड द रीजन एंड डू नेसेसरी रिवीजन। अब ये भी हो सकता है कि आपने कोई इनवॉइस अपलोड किया और आईआरपी पोर्टल ने क्या कर दिया उस इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया कैंसिल कर दिया। अब उसका रीजन हो सकता है कि अगर आपने सही फॉर्मेट में नहीं भेजा है, स्कीमा फॉर्मेट में नहीं भेजा है, क्योंकि डोमेन सेक्शन में आप सभी ने जाना था कि ई इनवॉइस डिटेल का क्या क्या रिक्वायरमेंट है ई इनवॉइस को अपलोड करने के लिए। तो अगर आप वहाँ पर आइटम मिसमैच कर देते हैं या फिर
एडिशनल डिटेल नहीं डालते हैं, बायर डिटेल नहीं डालते हैं, सप्लायर डिटेल नहीं डालते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आईआरपी पोर्टल उस इनवॉइस को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपने B2B की जगह B2C अपलोड कर दिया, तो B2C की केस में भी आईआरपी पोर्टल क्या करता, उस इनवॉइस को रिजेक्ट कर सकता है। तो ऐसे में आपको उस इनवॉइस को रिवीजन करना होगा, और जो वो इनवॉइस रिजेक्ट की जा चुकी है, एक नया, ठीक है, एक नया फ्रेश सेल इनवॉइस बना के आपको वहां पर अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीट स्टोर IRN information including QR code and start afresh if required। तो जो भी आपका आईआरपी पोर्टल से कैंसिल किया गया है उस इंफॉर्मेशन को आप वहां से डिलीट कर देंगे, देन उसके बाद एक नया फ्रेश इनवॉइस जनरेट करके आईआरपी पोर्टल पे भेजेंगे। नेक्स्ट क्या है, इसमें एक अलर्ट्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी है। अलर्ट्स विल बी अवेलेबल इन मल्टी यूजर सिनेरियो टू प्रिवेंट redundancy and ensure that the latest data is shared with e-invoice portal। अब ये भी हो सकता है, ये मल्टी यूजर सिनेरियो का आपको एग्जांपल दिया गया है कि एक सर्वर है और काफ़ी सारे क्लाइंट उसके साथ जुड़े हैं, तो ये भी हो सकता है कि मल्टीपल यूज़र एक कंपनी पे काम कर रहे हैं और किसी ने इनवॉइस को जनरेट किया और आईआरपी के पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया इनवॉइस नंबर 1 को, और अगर यूज़र 3 भी उसी इनवॉइस को अपलोड करना चाहेगा तो सॉफ्टवेयर क्या कर देगा, एक अलर्ट जारी कर देगा कि इसके अगेंस्ट में ई इनवॉइस अपलोड रजिस्टर हो चुका। तो अलर्ट्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है अगर कुछ इस तरह का काम होता है। क्लियर, क्योंकि मल्टी यूजर में तो डाटा की विजिबिलिटी सबके पास है। यूजर ए ने सेल इनवॉइस काटा तो यूजर बी को भी दिखेगा, सी को भी दिखेगा, डी को भी दिखेगा। तो यूजर ए ने आईआरपी के पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कर दिया इनवॉइस को, और उसी इनवॉइस को यूजर डी देख रहा है, तो उसने देखा कि लाइए हम इसको क्या कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं। तो जैसे ही वो रजिस्टर करेगा तो एक क्या मिल जाएगा, अलर्ट्स मिल जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। Now alerts will also help safeguard against accidental modification, deletion, cancellation of IRN generated for particular transaction। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कोई इनवॉइस को जनरेट किया गया ई इनवॉइस को, अगर कोई उसको मॉडिफाई करना चाहेगा, डिलीट करना चाहेगा, कैंसिलेशन करना चाहेगा, तो उसका भी अलर्ट्स उस यूजर को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी अलर्ट्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर उसे कोई मॉडिफिकेशन करता है, डिलीट करता है या फिर कैंसिलेशन करता है तो उसका अलर्ट मिल जाएगा। और जो भी आपका एक्सचेंज करने की बात होगी, यहाँ पर एक्सचेंज करने के बाद क्या हो रहा है कि इनवॉइस को आईआरपी पोर्टल से जो एक्सचेंज कर रहे हैं और एक्सचेंज करते समय आपको कुछ एरर्स दिख रहे हैं, तो उसका स्टेटस भी आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। status.tellysolution.com पे जाके जो भी एरर होगा वो वहां पर आपको दिखाई देने लगेगा कि ये एरर क्यों आ रहा है इनवॉइस को एक्सचेंज करते समय ना। टैली प्राइम रिलीज 1.1 इज डिजाइन फॉर, अब इसमें आपने अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट को समझा, तो उसी को रिकैप में एक एक लाइन में समझाया गया है। hassle-free online generation of e-invoice woven as part of regular invoice activity of a business via Tally GSP। अब टैली प्राइम में आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के हैसल फ्री ई इनवॉइस को क्या कर पा रहे हैं, जनरेट कर पा रहे हैं, और वो उसी में इनबिल्ड कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। जो आपकी जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है, जो आप रेगुलर इनवॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, अभी आपने वीडियो देखा, सेम मैंने वैसे ही रिकॉर्ड किया, बस सेव करने के बाद यस और नो करना है। तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रुकावट के ऑनलाइन ई इनवॉइस जनरेट कर पा रहे हैं, किसके थ्रू, वाया टैली जीएसपी के थ्रू।
ना एंटायर प्रोसेस क्या था, इनवॉइस को क्रिएट किया, लॉगिन किया और अपलोड कर दिया और आपका IR नंबर जनरेट हो गया और आपने डाउनलोड कर लिया। tightly integrated with GST system without requiring user to go outside of Tally। और इसके लिए आप टैली से बाहर भी नहीं गए, सारा काम टैली के अंदर ही हो गया और आपने ई इनवॉइस को भी जनरेट कर लिया और जीएसटी सिस्टम पे भी नहीं गए। आपको सपोज ईवी बिल बनाना है तो ईवी बिल बनाने के लिए आप टैली प्राइम से भी नहीं गए, सारा उसी सॉफ्टवेयर में आपने कर लिया। फ्लेक्सिबिलिटी टू जनरेट ई इनवॉइस, फ्लेक्सिबिलिटी आप सॉफ्टवेयर दे रहा है कि आप एंट्री को रिकॉर्ड करते समय भी जनरेट कर सकते हैं ई इनवॉइस, या फिर दिन भर आप रिकॉर्ड करिए, शाम को भी कर सकते हैं, एंड ऑफ डे में भी कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं और बल्क में भी इनवॉइस को अपलोड कर सकते हैं। इसकी भी रिपोर्ट आपको मिल रही है। एबिलिटी टू जनरेट ईवी बिल ऑनलाइन फॉर ई इनवॉइस एप्लीकेबल ट्रांजेक्शन, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रहा है कि अगर आप कोई ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें ईवी बिल भी क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, तो दोनों आप एक ही साथ IRP के पोर्टल से जनरेट कर पा रहे हैं। इंट्यूटिव ई इनवॉइस प्रीव्यू रिपोर्ट दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द एप्लीकेशन, और आप ई इनवॉइस प्रीव्यू रिपोर्ट को कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे, हमारे ब्राउज एक्सेस से भी कर पाएंगे, रिमोट एक्सेस से भी कर पाएंगे, और जो गवर्नमेंट के एप्लीकेशन होंगे उसके द्वारा भी आप ई इनवॉइस रिपोर्ट को एक्सेस कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है एक्सपोर्ट का कि सम केसेस में आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है या फिर सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है और तुरंत आपको ई इनवॉइस रिक्वायरमेंट है, तो ऑफलाइन जेसन का भी फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है कि आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अदर सिस्टम पे जाके IRP के पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। MIS रिपोर्ट मिल रहा है आपको, ई इनवॉइस का MIS रिपोर्ट मिल रहा है, जहां पर आप जो आपकी एडिशनल एंट्रीज है, जो सारा स्टेटस है कि कितना कैंसिल किया, कितना जनरेट किया, कितना रिजेक्टेड है, कितना मॉडिफाई है, वो सारी आपको MIS रिपोर्ट भी दिया जा रहा है, जो अभी आपने देखा था गोटू पे जाके इनवॉइस, वही MIS रिपोर्ट। प्रिंटिंग ऑफ टैक्स इनवॉइस विद QR कोड ऑब्टेन इज वेरियस फॉर्मेट, जो भी टैली के वेरियस फॉर्मेट है उन सभी फॉर्मेट में आप QR कोड और IR नंबर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, चाहे वो सिंपल फॉर्मेट हो, चाहे वो कंप्रेहेंसिव फॉर्मेट हो या फिर पोस्ट फॉर्मेट हो, सभी फॉर्मेट में QR कोड और आपका IR नंबर आएगा। तो ये था आपका टैली प्राइम रिलीज 1.1, जो आपने देखा सॉफ्टवेयर में किस तरीके से काम कर रहा है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं FAQ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब कस्टमर के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको उस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, उस पे ये FAQ बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम आपके कस्टमर हैं और ये सारा क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और आप ही में से कोई इसका आंसर देगा कि ऐसे कस्टमर को जो इस तरह का हमसे क्वेरी कर रहा है, इसका क्या आंसर देना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत है बताइएगा, और उसको हम कैसे और भी अच्छा बना सकते हैं वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कस्टमर का कि आर देयर एनी एडिशनल चार्जेस फॉर यूजिंग द ई इनवॉइस फंक्शनलिटी बीइंग इंट्रोड्यूस्ड विद टैली प्राइम 1.1, क्या आप कोई एडिशनल चार्ज लेंगे हमसे टैली प्राइम 1.1 का ई इनवॉइस को अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी यूज करते हैं तो? बताइए। नहीं होगा यूजर है, नहीं सर, कोई चार्ज नहीं होगा इसका, कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम टैली प्राइम 1.1 में आ जाएंगे और ई इनवॉइस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको यूज कर पाएंगे। बिल्कुल। और कोई? ठीक है, वैसे चार्जेस है, ठीक है, कंडीशन है वैलिड टीसीएस का। हाँ सर, ऐसा नहीं तो चार्ज नहीं नहीं, है ना, वो तो कॉमन चीज है, टीसीएस देयर होगा आर तभी तो
नो एडिशनल चार्जेस। सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आपका जो टीसीएस है वो एक्टिव होना चाहिए। और अगर आपका टीसीएस एक्टिव है तो आप टैली प्राइम 1.1 में अपग्रेड कर सकते हैं और ई इनवॉइस का जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई चार्जेस नहीं है, ये हमें उससे पूछना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कस्टमर कह रहा है कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से क्या है, कम है, और अभी मेरे ऊपर ई इनवॉइस का जो गवर्नमेंट ला रही है हमारे बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो हम क्यों करवाए टैली प्राइम में अपना डाटा माइग्रेट, और क्यों हम हो माइग्रेट, हम बाद में भी तो कर सकते हैं। रिप्लाई करिए भाई आप लोग। सर कस्टमर से बताइए, वरना तो अगर हमें ये सीखना है तो फटाफट बता के चले जाएंगे, सिखाने की क्या जरूरत है फिर। चलिए सर यहाँ पे बोल सकते हैं कस्टमर से कि अभी जी अभी टेंटेटिव है, अभी नहीं है अप्लाई, बट इन फ्यूचर मे भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, इसलिए इसको आप अभी करवा लीजिए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो अभी आपने बोला, इसने ही लाभ है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि अगर ऐसा कोई कस्टमर मिलता है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है, तो हम उसे कह सकते हैं कि सर अभी नहीं अप्लाई है, जैसा कि आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि सर आने वाले समय में 1 अप्रैल से सभी टैक्स पेयर के ऊपर क्या हो जाएगा, ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अभी बिल्कुल से अगर आप उसको यूज टू करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आगे चल के दिक्कत नहीं आपको होगा, आसानी होगी करने के लिए। आसानी से उसको क्या कर पाएंगे, अडॉप्ट कर पाएंगे। तो ये था इसका राइट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। सर यू आर करेक्ट इन योर अंडरस्टैंडिंग दैट सिंस ई इनवॉइस नॉर्म डज नॉट अप्लाई टू योर बिजनेस राइट नाउ, ना वहां से बोल ले कि सर आप बिल्कुल सही हैं, आपके बिजनेस में अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, यू कैन डिले योर माइग्रेशन, आप थोड़ा सा समय ले सकते हैं माइग्रेशन करने के लिए, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट if you migrate now, you and your team will get sufficient time to explore the product and get familiar with it till the time e-invoice gets applicable to your business starting April 2021। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सर हाँ, बिल्कुल आप सही हैं, अभी आपके बिजनेस में अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा समय ले सकते हैं, लेकिन सर एक छोटा सा हमारा सजेस्ट है, क्योंकि आने वाले समय में 1 अप्रैल से वो चीज़ अप्लाई होने वाली है, तो हम चाहेंगे कि आप अपने डाटा को माइग्रेट कर लें और टैली प्राइम के प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करें, समझें, ताकि जब ये डेट आ जाए और आपके बिजनेस पे एप्लीकेबल हो जाए, तो आप और आपकी टीम पूरी तरीके से क्या रहे, तैयार रहें, और बिना किसी किसी दिक्कत के स्मूथ तरह से बिजनेस ट्रांजिशन को रिकॉर्ड कर पाए। तो ये क्या हुआ, इसका एक आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक कस्टमर है जिसने आपने उसको बताया, तो कस्टमर कह रहा है, इज देयर अ वे वेयर आई कैन फर्स्ट एक्सप्लोर द प्रोडक्ट फॉर अ वाइल बिफोर आई कंप्लीटली माइग्रेट माई डाटा, क्या कोई ऐसा रास्ता है आपके पास, अभी हम आपका जो टैली प्राइम प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा समझना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके बाद ही हम टैली ईआरपी से टैली प्राइम में आएंगे, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो आप इस कस्टमर को बता सकते हैं। नहीं सर, कोई रास्ता नहीं है। तो वो ऐसे प्राइम कस्टमर पे को पहले आप आना ही छोड़ के पड़ेगा। चले आएंगे। नहीं, उसका सर उसका कोई रास्ता नहीं है। प्राइम पे ईआरपी में अगर डाटा यूज कर रहा है तो उसको करंट फ्यूचर को देखते हुए उसे प्राइम पे आना ही पड़ेगा, और उसे माइग्रेट भी अपना टैली उसे करना ही होगा डाटा, कोई और ऑप्शन बाकी नहीं है। सब क्या सिर्फ मीटिंग में नाम दिखाने के लिए आए हैं क्या, बाकी सब भी पार्टिसिपेट करिए, बोलिए। और कौन कौन है। अभय जी हैं, अफसर हैं।
गौरव हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। बाकी सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाकी सब भी बोलिए ना, सिर्फ स्नेहिल थोड़ी ना है अकेले। सर एक हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था सर, वहां पे एक रास्ता है कि जैसे हमारा कस्टमर है वो टैली ERP 9 चला रहा है, और जी। उस टाइम पे अगर मैं उसको ये सारी चीजें समझाता हूँ और वो फिर कहता है कि मेरा भाई ये भी चलना चाहिए और मैं चाहूँ कि इसको समझ लूँ, तो उस केस पे हम क्या कर सकते हैं? सर ठीक है, ये भी आपका चलता रहेगा, मैं आपका डेटा प्राइम पे माइग्रेट कर देता हूँ अभी करंट टाइम से, लेकिन आप ERP पे काम करना चाहते हैं, ERP पे काम करिए, और सेम यही काम आप इस पे भी करिए। इससे आपका मतलब जो हो सकता है हमारा कि ERP पे तो आप जो मेंटेन कर रहे हैं वो होता रहेगा, और प्राइम पे भी आप एक्टिव हो जाएंगे एक तरह से। बिल्कुल सही है राजीव कुमार ना, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। यही हमें कस्टमर को क्या करना है, सजेस्ट करना है। क्या है इसका आंसर? सर यू कैन मेक यूज ऑफ अवर, अभी हम लोग, आप सभी को पता है कि एक क्या चल रहा है, को एग्जिस्टेंस चल रहा है, फैसिलिटी चल रही है, जिसके थ्रू आप एक ही सिस्टम पे ERP भी चला सकते हैं और टैली प्राइम को भी चला सकते हैं, लेकिन जो आपका डाटा है वो अलग अलग ड्राइव में होना चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम। तो अगर इस तरह का कोई कस्टमर बोल रहा है कि सर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अभी हमारा जो अवर कोएग्जिस्टेंस है वो चल रहा है, जिसके थ्रू आप ERP भी यूज कर सकते हैं, प्राइम भी यूज कर सकते हैं, बट आपको ये दोनों लोकेशन अलग रखना होगा, लेकिन ये कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए। सुमित सर एक चीज बताइए, क्या ये फैसिलिटी क्या कुछ समय बाद बंद हो जाएगी क्या, ये ERP और प्राइम वाली जो बहुत क्लाइंट अभी यूज कर रहा है, क्या ये कुछ समय हाँ बाद बंद हो जाएगा क्या, कंपनी करती है क्या ऐसी? हाँ, ये तो बंद हो जाएगा, ये तो भी 31 मार्च तक है ना, 31 मार्च तक आप पैरेलल एक ही सिस्टम पे चला सकते हैं। ओके, तो उसके बाद से ऐसे थोड़ी कंपनी ना को होगा कि ERP भी चला रहे, प्राइम भी चला रहे एक ही सिस्टम पे। फिर मतलब एक ही चलेगा फिर सर, ERP चलाइए या एक तो ही प्राइम चलेगा, चलाइए? हाँ एक ही चलेगा। ये इसीलिए दिया गया है कि अगर कोई ऐसा कस्टमर मिलता है जिसको थोड़ा सा समझना है, प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना है, तो वहां पर जाके हम ये पिच कर सकते हैं हाँ ना। क्योंकि सर ये यहाँ बहुत तक कि आपने जरूरी है समझा? बताना, नहीं तो वाले जो है कस्टमर बात के फिर चाचा बहुत करता है फिर। हाँ, तो दिस विल अलाउ यू टू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट बिफोर यू डिसाइड टू माइग्रेट ऑल योर बिजनेस डाटा। तो अभी हम ये सर अलाउ कर रहे हैं, और ऐसा करके आप उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और जब आपको लगे कि हाँ आप उसमें कंफर्टेबल है, तब अपने बिजनेस डाटा को उस पर माइग्रेट कर सकते हैं। और you can also go through different videos, attend webinars that are being conducted by Tally explaining everything about this release, or if you are comfortable I can arrange for a detailed demo for you and your team to see and learn about the product। और इसके साथ सर हमारे पास बहुत सी डिफरेंट वीडियोस हैं, हमारे बहुत से वेबिनार्स हो रहे हैं टेली रिलीज 1.1 को लेके। तो सर उन सभी को देखिए, एक्सप्लोर करिए, और आपको लगता है कि आप उसमें आप क्या है कंफर्टेबल हैं, तो हम आपके लिए एक छोटा सा डेमो रखना चाहेंगे, और उस डेमो में जो टेली प्राइम के फीचर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे आपको और आपकी टीम को, ताकि आप उस प्रोडक्ट को बेहतर से समझ सके और डाटा को माइग्रेट कर सके। तो ये क्या हो गया, उसका आंसर हो गया। ठीक है, तो स्नेहिल बहुत अच्छा लगा, आपने भले ही आंसर दिया वो सही है या गलत, लेकिन आपको उसका राइट आंसर पता हो गया। नहीं सर ये भी है ना सर कि अगर कोई ERP अगर प्राइम अगर यूज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सर ERP में तो वैसे ही वो नहीं चलाएगा, क्योंकि डबल डबल एंट्री आदमी काहे करेगा, यही करता रहेगा क्या बैठ के पूरा दिन, नहीं, तो दो डेमो बार एंट्री डाटा करेगा, चला सकता है, ERP में अलग डेमो डाटा है ना। एक्सप्लोर करने के लिए वो डेमो डाटा पे काम कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसके प्राइम कर सकते हैं कि ठीक है सर आप करवा लीजिए, और फिर बात के इसको माइग्रेट कर सकते हैं। इसने यहाँ पर क्या किया है, एक्सप्लोर करना चाहता है, आप काम नहीं करना चाहता है, तो डेमो डाटा लेगा, प्राइम में ओपन करके उसको एक्सप्लोर करेगा, और जो आप बिल्कुल उसका जो ओरिजिनल डाटा है वो ERP में चलाता रहेगा। जब उसको लगेगा कि हाँ अब हमको समझ में आ गया, इसके फीचर्स बहुत बढ़िया है, तब वो माइग्रेट कर लेगा। बिल्कुल।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्नेहिल जी, क्वेश्चन कल ये आपका है एक क्वेश्चन था। जी, हाँ, स्नेहिल जी का कल का एक क्वेश्चन था कॉन्फ़िगरेशन वाला। ठीक है, अभी उसको सिद्धार्थ होल्ड पे रखिए, बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विल माइग्रेटिंग टू टैली प्राइम नाउ इफेक्ट माय बिजनेस कंटिन्यूटी, आर देयर एनी रिस्क इन्वॉल्व इन द माइग्रेशन। अगर मैं टैली प्राइम में माइग्रेट कर लेता हूँ तो जो मेरा बिजनेस है वो सही तरीके से चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं कि माइग्रेट करने के बाद हमारा डाटा करप्ट हो जाए या फिर कुछ दिक्कत आ जाए, ऐसा तो नहीं है आपके सॉफ्टवेयर में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उसके में क्या है, बैकअप एक ले लेंगे और बाकी कंटिन्यू आप वर्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। और कौन? बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही। और कुछ भी ऐड कर सकते हैं? माइग्रेट करने से पहले बैकअप बहुत जरूरी है। बैकअप आप रखिए और देन यू कैन माइग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बैकअप के बाद माइग्रेट कर। बिल्कुल परफेक्ट। अब इसका थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे स्नेहिल ने कहा कि सर पहली चीज तो सर माइग्रेट करने से आपके बिजनेस में 100% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 99% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही तरीके जिस तरीके से आप ERP में काम कर रहे हैं उसी तरीके से आप टैली प्राइम में भी काम कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डाटा कुछ ऐसा है तो हम उस डाटा का पहले बैकअप ले लेंगे और उसके बाद आपके डाटा को माइग्रेट करेंगे, अगर ऐसा लगता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर है, आजकल तो डॉक्टर भी आपकी बीमारी का 100% गारंटी नहीं लेता है कि मैंने इस पर्सन का इलाज किया है, फ्यूचर में ये कभी बीमार नहीं पड़ेगा। कोई डॉक्टर है जो इस तरह का गारंटी लेता है 100% का? नहीं। तो उसी तरीके से सर ये हमारा सॉफ्टवेयर है, 99% आपका प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन 1% जो है, अगर 1% में आपको कुछ दिक्कत आती है या फिर प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम कहीं जा रहे नहीं है सर। वो जो भी इशू आया है उसको हम हमारी टीम मिलके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपका डाटा कहीं नहीं जाने देंगे, पूरी तरीके से सिक्योर रखेंगे, सेव रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर वही बताया गया है सर, द माइग्रेशन ऑफ योर ERP9 डाटा इनटू टैली प्राइम इज सीमलेस एंड कैन हैपन विथ जस्ट अ क्लिक। एक ही क्लिक में आपका ERP का डाटा टैली प्राइम में क्या हो जाएगा, बड़ी स्मूथली तरीके से माइग्रेट हो जाएगा। वी विल टेक डाटा बैकअप ऑफ योर data before migration so that if something goes wrong due to some uncertain reason, तो जैसा कि भी बोला था किसी ने कि उसका डाटा ले लेंगे और इन केस कुछ रीजन आ जाता है तो मेरे पास डाटा है तो वी विल बी एबल टू रिस्टोर इट विथ द बैकअप एंड यू कैन कंटिन्यू योर वर्क। We will be there to help you in the entire process and after that to address any issue or concern। तो अभी जो बताया यहाँ पर वही सब बताया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर एक तरह का कस्टमर मिला, वो कह रहा है कि आप जो बता रहे हैं वो आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे पास मल्टीपल लाइसेंस है। आई हैव मल्टीपल लाइसेंस अक्रॉस डिफरेंट ऑफिस। लखनऊ में भी है, बनारस में है, कानपुर में है, दिल्ली में भी है। ठीक है, डिफरेंट ऑफिस है और मैंने मल्टीपल लाइसेंस लेके रखे हुए हैं। कैन आई चूज टू माइग्रेट ओनली फ्यू लाइसेंस टू टैली प्राइम 1.1? क्या मैं कुछ चुनिंदा लाइसेंस को टैली प्राइम में अपग्रेड कर सकता हूं और बाकी को मैं ERP में जैसे चला रहा हूं वैसे चलाना चाहता हूं? इट दैट हैम्पर माय वर्क, ऐसे मेरा काम तो नहीं रुकेगा। तो ऐसे कस्टमर को आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो डिपेंड करता है वर्किंग कैसा है, क्लाइंट के वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है ये चीजें। और हम उसके अगर मान लीजिए 2-3 सिस्टम अगर लाइसेंस यूज कर रहा है तो उसका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उसका एक करेंगे, अगर उससे सेटिस्फाइड है देन फिर हम उसके बाकी भी कर देंगे धीरे से।
नहीं, और कौन? वो डिपेंड करता है सर, कस्टमर का रिक्वायरमेंट कैसा है और वर्किंग कैसा है कस्टमर का, और कस्टमर उसके को ऊपर फाइंड जाकर करो ना, डिपेंड। कस्टमर का रिक्वायरमेंट कैसे पूछोगे? आपको एक सिनेरियो मैंने बता दिया, तो आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन उठने चाहिए कि हम कस्टमर से क्या पूछेंगे? कस्टमर तो कह रहा है ना कि हम थोड़े प्राइम में रखने चाहते हैं, थोड़ा ERP9 में रखना चाहते हैं, उसने वो बोल दिया। मैम, कोई हाँ, तो ये पॉसिबल है अभी? बिल्कुल पॉसिबल है, हम उसका एक प्राइम पे करते हैं और बाकी ERP पे चलने दीजिए, अगर उसको लगता है ना होगा तो फिर नहीं पॉसिबल है। अगर अलग अलग लोकेशंस का अलग अलग डेटा है तो पॉसिबल है। ओके, राजीव जी, आप क्या कह रहे हैं कि अलग अलग अगर डेटा है तो पॉसिबल है, और अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। अगर सेम डेटा सभी लोकेशंस पे रन हो रहा है तो सब पे मुझे प्राइम अपडेट करना होगा, और अगर हमारी जो लोकेशन है वो अलग अलग जो है उस पे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग डेटा है तो कुछ जगह पे वो ERP चला सकता है, कुछ जगह पे प्राइम चला सकता है। बिल्कुल परफेक्ट। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठना चाहिए था अगर कोई कस्टमर इस तरीके से पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये उठना चाहिए था कि सर डिफरेंट ऑफिस है, आपका डेटा सिंक तो नहीं हो रहा है हेड ऑफिस में। अगर सिंक हो रहा है तो आप ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर अलग अलग हो रहा है तो आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सर, दिस आइडिया कैन वर्क, जैसा आप सोच रहे हैं ये आपका काम करेगा। दिस आइडिया कैन वर्क इफ देयर इज नो डाटा कंसोलिडेशन हैपनिंग। अगर डाटा आपका कंसोलिडेशन नहीं है, डाटा सिंक नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। अगर डाटा सिंक है तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। इल्स इट विल नॉट वर्क। I would recommended that you migrate all your license to Tally Prime 1.1। अगर सभी ब्रांचेस का डाटा सिंक हो रहा है तो आप सजेस्ट करेंगे कि सभी ब्रांच में Tally Prime अपग्रेड कर लें, और अगर डाटा सिंक नहीं हो रहा है तो कुछ में आप कर सकते हैं, कुछ को ERP में चला सकते हैं, जैसा कि राजीव जी ने बताया। so that your teams can seamless work with each other and collaborate also, since all the future updates are going to come only on Tally Prime। ये भी हम उनसे बता सकते हैं सर, जो फ्यूचर के जो भी अपडेट्स होंगे टैक्सेशन को लेके, प्रोडक्ट को लेके, तो वो अब आपको Tally Prime में ही मिलेगा, ERP में नहीं मिलेगा। तो ये भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। It will be good idea to migrate now and get familiar with the product। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस, क्या होता है यदि मैं Tally Prime में अपग्रेड नहीं करता हूं अभी, तो क्या मेरा जो कंटिन्यू वर्क हो रहा है TE9 में वो सारा काम रुक जाएगा, और मेरी टीम और मैं दोनों क्या है ERP9 में बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे से चल रहा है। एक ऐसा कस्टमर मिल गया जो आपसे कह रहा है कि भैया अभी हमको नहीं कराना है, मेरा जो बिजनेस का डाटा है, हमारी टीम और मैं दोनों क्या है बहुत ही कंफर्टेबल है, वर्किंग करने में कोई किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो क्या होगा अगर मैं Tally Prime में अपग्रेड नहीं करता हूं, तो ऐसे में क्या आप हमें सपोर्ट देना बंद कर देंगे या फिर दोनों पे देंगे? क्वेश्चन क्लियर? आंसर स्नेहिल, अभी आप नहीं बोलेंगे, अभय बोलेंगे। अभय बताइए। राजेश एल्प सॉफ्टेक बताइए। सर इसमें हम सपोर्ट तो देंगे ही, दोनों पे देंगे, लेकिन सर जो भी उसको बताएंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे वो टैली प्राइम पे आएंगे और ERP पे नहीं आएंगे। तो इसलिए जरूरी होगा कि हम प्राइम पे ही आगे जो है काम को कंटिन्यू करें। ठीक है, पहला पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट। और क्या हो सकता है इसमें ऐड कर सकते हैं, और क्या कस्टमर को बता सकते हैं? और क्या बता सकते हैं? हाँ, सोचिए सोचिए, और क्या उसको हम पिच कर सकते हैं। एक तो ये पिच कर सकते हैं अपडेट्स की बात, और सिर्फ टैली मत सोचिए, जिस सिनेरियो में वो काम कर रहा है, जिस दुनिया में वो काम कर रहा है, जो सरकार
हमारी चल रही है और जिस तरीके से वो बदलाव ला रही है, सब चीज सोचिए। आप जिस कस्टमर से मिलने गए हैं वो सिर्फ टैली की दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया में काम कर रहा है जहाँ रोज तेजी से बदल रही है। जी मैम, तो इसमें ये भी बताएंगे मैम साथ में ई इनवॉइसिंग जो अभी शुरू होने वाला है वो ERP 9 पे कस्टमर को नहीं मिल पाएगा, वो प्राइम पे ही मिलेगा, तो इसलिए मूव करना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट यही मिस कर रहे थे। इस कस्टमर को हम ये भी बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं, ये देखिए, एक तो अपडेट्स की बात हो गई, दूसरा सर आपको पता ही है, हाँ हम सभी को पता है, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से अबव है उन पे तो 1 जनवरी से अप्लाई हो रहा है, और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से बिलो है उन पे भी 1 अप्रैल 2021 से क्या होगा, एप्लीकेबल होने वाला है। तो अगर अभी से ही सर अगर उसमें आप मूव करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आगे चल के आपका बिजनेस बड़ी आसानी से उसमें भी मूव कर जाएगा और चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पर वही सारा चीज बताया गया है। सर यू कैन कंटिन्यू यूजिंग टैली ERP 9 if that's what you want. However, if you choose so, you will not be able to reap benefits of all the future updates and enhancement that Tally will bring in, as they are going to only come on Tally Prime. ठीक है, जो अभय ने बोला वो सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद देयर विल बी नो फीचर अपडेट्स फॉर ERP 9 गोइंग फॉरवर्ड। दिस रिलीज Tally Prime 1.1 इज कमिंग अप विद अपडेट्स रिलेटेड टू ई इनवॉइस एंड ई पेमेंट। अभी आगे गवर्नमेंट ई पेमेंट भी लाने वाली है, ई पेमेंट विच विल हेल्प यू कंप्लीट टू लेटेस्ट गवर्नमेंट ई इनवॉइस नॉर्म which mandates all businesses with turnover, जिनका turnover कम है, to use ज़्यादा है, to use e-invoice starting 1 जनवरी 2021, और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है उन पे भी 1 अप्रैल 2021 से क्या होगा सर, एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे कस्टमर को सर हम बोल सकते हैं कि सर ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप ERP में बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन सर अगर आप प्राइम को यूज करते हैं, प्राइम पे डाटा को चलाते हैं, तो 100% आप उससे भी ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे प्राइम में, क्योंकि जो प्राइम के बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपकी बिजनेस की लाइफ को और आसान बनाएंगे, साथ ही साथ जो फ्यूचर के अपडेट्स होंगे वो आपको प्राइम में ही मिलेगा, ERP में नहीं मिलेगा। और जितना भी ई इनवॉइस को लेके इनेबलेमेंट किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, वो आपको प्राइम में ही मिलेगा। तो ये इस तरीके से हम उस कस्टमर को अपने हिसाब से शब्दों को मिला के उनसे बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन फिर से कि माई CA हैज एट नॉट एडवाइस मी टू टैली माइग्रेट टू टैली प्राइम एंड ही हैंडल्स ऑल ऑडिटिंग एंड फाइलिंग फॉर माई बिजनेस, व्हाट शुड आई डू। आप ऐसे कस्टमर के पास गए और प्राइम के बारे में बताने लगे, और कस्टमर ने कहा कि हमारी तो CA से बात हुई थी और हमारा CA कह रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है टैली प्राइम में माइग्रेट करने की, सारा जो ऑडिटिंग है, फाइलिंग है आपका बिजनेस का, हम देखते हैं, सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तो ऐसे में उस कस्टमर से आप क्या बात करेंगे या फिर क्या उसको सजेस्ट करेंगे। बताइए, CA ने ही मना कर दिया कुछ, मतलब CA ने ही नहीं कहा है कि माइग्रेट करो, अब क्या करेंगे आप, यहाँ से तो फंस गई गाड़ी। नहीं मैम, उनको बोलेंगे मैम कि CA देखिए, CA के पास तो आज नहीं तो कल CA को भी करना पड़ेगा ये माइग्रेट, क्योंकि उनके पास तो मल्टीपल क्लाइंट आते हैं, ERP भी है उनके पास, तो अगर मान लीजिए डिफरेंट क्लाइंट है तो उनके पास तो ERP भी आ रहा है, प्राइम भी आ रहा है। आज वो ERP यूज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट कल को मान लीजिए प्राइम का डाटा आ गया तो उनको भी तो करना पड़ेगा सर अपडेट। तो आप उनको छोड़िए, आप अपना करा लीजिए, बाकी फिर आज नहीं तो कल 2 दिन बाद तो वो भी प्राइम पे ही आने वाले हैं, हम उन्हें ये सजेस्ट करेंगे, और ऐसा होता भी है मैम। थोड़ा सा जब भी आप कस्टमर से बात करिए तो थोड़ा सा कस्टमर का बैकग्राउंड भी देखिए, 100 करोड़ से नीचे है, 100 करोड़ से ऊपर है,
अगर 100 करोड़ से नीचे है तो उसने सीए से कब बात करी, 1 जनवरी से तो एप्लीकेबल हो जाएगा ये इनवॉइसिंग, तब क्या करेगा, सीए ने तो मना कर दिया है। तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देख करके फिर बात करिए। आंसर ठीक है आपका, लेकिन कस्टमर को भी देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला है। कस्टमर डिपेंड, देखिए मैम क्या होता है कि हर कस्टमर का अपना डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है और हर कस्टमर का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। तो जब वो सामने जैसा कस्टमर होता है वैसे ही हम लोगों का पिच होता है, देखना पड़ता है कैसा कस्टमर है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पिच करते हैं उनसे। गुड। हेल्प सॉफ्टेक राजेश, एनी आंसर फ्रॉम यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप जिस कस्टमर के पास गए हैं वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो कस्टमर 100 करोड़ से अबव है, उसका जो टर्नओवर है, या फिर 100 करोड़ से नीचे है। तो अगर पहला सिनेरियो लेते हैं कि उसका टर्नओवर 100 करोड़ से अबव है तो उससे उस हिसाब से बात करनी होगी, अगर 100 करोड़ से बिलो है तो उसको उस हिसाब से बात करना होगा। तो मान लेते हैं कि एक कस्टमर के पास गए, उसका टर्नओवर 100 करोड़ से अबव था और वो इस तरह की बात बोल रहे थे, तो आप उनसे कह सकते हैं कि सर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से अबव है उन सभी पे 1 जनवरी 2021 से ई इनवॉइस क्या होने वाला है, एप्लीकेबल होने वाला है। और आपके सीए कह रहे हैं सर, तो एक बार आप सीए से फिर से बात करिए सर। शायद ये भी हो सकता है कि जब आपने सीए से बात किया हो, गवर्नमेंट ने ये अनाउंस ना किया हो, इसलिए सीए ने आपसे मना कर दिया है। अब आप बात करिए तो डेफिनेटली सीए आपको खुद बोलेंगे टेली प्राइम में आने के लिए, क्योंकि आपका जो टर्नओवर है 100 करोड़ से अबव है और 1 जनवरी 2021 से क्या होने वाला है, एप्लीकेबल होने वाला है। साथ ही साथ सर आप अपने सीए का हमें नंबर दीजिए, हम आपके सीए से बात करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे टेली प्राइम रिलीज 1.1 के बारे में और उनको बताएंगे सारे फीचर्स के बारे में। तो सीए भी आपको रिकमेंड करेगा टेली प्राइम 1.1 में आने के लिए, क्योंकि आपका जो टर्नओवर है क्या है, 100 करोड़ से अबव। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या है कि अगर टर्नओवर 100 करोड़ से बिलो है तो वहां पर क्या हो सकता है कि सर जैसा कि आप सभी को गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, नोटिफिकेशन भी कई लोगों के पास गया है कि ई इनवॉइस क्या होने वाला है, एप्लीकेबल होने वाला है 1 जनवरी 2021 से। हालांकि अभी आपकी बिजनेस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट सोच रही है सभी बिजनेस पे एप्लीकेबल करने के लिए, जो कि डेट अभी डिसाइड करी गई है 1 अप्रैल 2021। तो अभी से अगर सर आप टेली प्राइम में अपग्रेड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, फीचर्स के बारे में जानेंगे, और अगर ये डेट आ जाती है और आपको भी बिजनेस में एप्लीकेबल हो जाता है तो आप क्या हो जाएंगे, एक तरीके से यूज टू हो जाएंगे, ज़्यादा आपको इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारा सजेस्ट रहेगा कि एक बार आप अपने सीए से बात करिए, या फिर आप अपने सीए का नंबर हमें दे दीजिए, हम आपके सीए से बात करेंगे, उनसे एक मीटिंग अरेंज करेंगे और टेली प्राइम के फीचर्स के बारे में, उनके जो एडवांस फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ई इनवॉइस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, ये इस तरीके के हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन एंड आंसर। और ये सारी चीजें जो अभी शुरुआत से लेके अभी तक आपने देखा, इसके लिए आपको प्रोडक्ट से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा आपके सॉफ्टवेयर से ही हो रहा है। सॉफ्टवेयर से ही आपने इनवॉइस जनरेट किया, आईआरपी के पोर्टल पे गया, वहां से जीएसटी सिस्टम पे चला गया और वहां से ई वे बिल पोर्टल पे भी चला गया, अगर ई वे बिल एप्लीकेबल है तो। नाउ थैंक यू। अब इसके बाद भी किसी के मन में कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर क्वेरी ये था कि जैसे मान लीजिए क्लाइंट ने जैसे प्राइस उस पे क्या बोलते हैं ई इनवॉइस जनरेट कर दिया, इसका वैलिडिटी कितना होता है सर कैंसिल करने का? मान लीजिए इनवॉइस गलत जनरेट हो गया, मुझसे ऐसा होता भी है, तो कितना वैलिडिटी होता है इसका? विथिन 24 आवर्स के अंदर आपको करना होगा। अगर आफ्टर करते हैं देन उसका कुछ पेनल्टी वगैरह भी पे करना होगा? नहीं,
अभी डोमेन सेशन में क्या था कि सपोज मानते हैं कि मैंने आज इनवॉइस को अपलोड कर दिया, अब हमें उसे क्या करना है, कैंसिल करना है। तो कल जी। रात 12 बजे से पहले पहले आप उस इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब यदि आप 12 बजे से पहले कैंसिल करना भूल जाते हैं, सुबह हो जाती है या फिर रात का 1 बज जाता है, तब आप उस इनवॉइस को कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं। फिर आप उस इनवॉइस को डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट के माध्यम से एडजस्ट करना होगा उस अमाउंट को। अच्छा, इसका पेमेंट की एंट्री से भी कुछ रिफ्लेक्शन पड़ता है क्या इसका? जैसे मान लीजिए हमने सेल इनवॉइस जनरेट तो कर दिया, उसे सेल कर दिया माल। अब पेमेंट मान लीजिए वो 2 महीने बाद या 4 महीने बाद काफी बार ऐसा होता है पेमेंट बहुत डिले हो जाता है। तो क्या इसका भी कुछ इम्पैक्ट पेमेंट में भी कुछ पड़ता है क्या? नहीं पेमेंट नहीं, की एंट्री में पेमेंट भी का कुछ नहीं, पड़ेगा? ये इनवॉइस मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, यहाँ पर सिर्फ इनवॉइस की बात हो रही है, पेमेंट से कोई लेना देना नहीं। ओके। नहीं मतलब अकाउंटिंग मेथड से था कि इसका कुछ अकाउंटिंग मेथड में कुछ इम्पैक्ट सर इसका कुछ ऐसा कहीं पड़ता हो नहीं या नहीं कहीं नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। गवर्नमेंट आपसे सिर्फ सेल परचेज मांगती है, आपके पास जी। पैसा आया है या फिर आपने पेमेंट किया है कि नहीं किया, उससे कोई लेना देना नहीं। ओके। पूरी पीपीटी में से अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कर सकते हैं, कोई मन में क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग को यहीं पर एंड कर सकते हैं। तो हमें नहीं लगता किसी का कोई क्वेश्चन है। तो ये 1.1 आ गया है सर, अभी कब से आएगा ये? हाँ, 1.1 जैसे ही आएगा आप सभी को बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी इसकी कोई डेट हमें नहीं पता है, ना ही अनाउंस किया गया है। ओके। एक चीज सर, एक जनरल क्वेरी था, एक सर कंट्रोल सेंटर सर कहाँ से ओपन होता है? जैसे ईआरपी में कंट्रोल सेंटर ओपन होता था, है ना? वो हम आपको पर्सनली भी बता देंगे। हेलो। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मीटिंग को यही एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये सारी हेलो बोले तो थैंक यू। अच्छा, थैंक यू।